अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समर रमदानी और आप देख रहे हैं मैं चलाता है एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 4 आपने देखा होगा। एक्चुअली उसमें मैंने थोड़ा फोकस किया पॉल्यूशन के ऊपर और ट्रिब्यूट था। मेरी पेशेंट थी एक जिनका इंतकाल हो गया कोरोना से, मेरी बड़ी क्लोज थी, 3 साल का मेरा उनसे रिलेशन था। खैर तो ये चीजें चलती रहती हैं, दुनिया के साथ साथ हैं और हम लोगों को ये फेस करना है कि ये रियलिटी है। बट मैंने सोचा कि अब पहले मैंने चाहा कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम एक साफ माहौल जो है वो मुहैया करें, उसके ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस थी। तो अब मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम अपने बच्चों की तरबियत उस ढंग से कर। आने वाला दौर बहुत मुश्किल होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है वैसे वैसे जो बच्चे हैं उनकी सोच और उनको रोकना, समझाना या किसी भी बुराई से बचाना अब उस तरह नहीं है जैसे पहले होता था। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुश्किल है बहुत। पहले आसान था, अब ऐसी चीजें बहुत हैं जो उनको बुराई की तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो अब साइकोलॉजिकली और या प्रैक्टिकली उन बच्चों को सही रास्ता दिखाना या अच्छी तरबियत करना मुश्किल है। बच्चों की नफ्सियात शऊरी या लाशऊरी तौर पर बचपन के नशोनुमा का मुताला है। बच्चे अपनी ज़हनी नशोनुमा को समझने के लिए दुनिया या फिर वालिदैन से बातचीत करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? हर एक चाहता है कि अपने बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा हो, लेकिन ये बात कभी भी वाज़ा नहीं हो पाती कि बच्चे का तर्ज अमल नशोनुमा में किसी मामूली रद्द अमल का नतीजा है या फिर किसी गैर मामूली कैफियत की अलामत है। माहिर नफ्सियात बच्चों की गैर मामूली तर्ज अमल की इब्तदाई शनाख्त कर सकते हैं, जैसा कि लर्निंग इश्यूज, पढ़ने लिखने में मसला होना, हाइपर एक्टिविटी या फिर एंजाइटी जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं या इस्तराब कहेंगे, या फिर बच्चों की ज़िंदगी में शुरू में आने वाले ट्रॉमा से उनको निपटने में मदद कर सकते हैं। सबसे अहम बात कि ऑटिज्म जैसी बीमारी या फिर बच्चों की नशोनुमा में होने वाली एबनॉर्मलिटीज या डिलेज, इसकी भी शनाख्त एक माहिर नफ्सियात आसानी से कर सकता है। वो तभी हो सकता है कि जब बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या उनको पता होगा कि उनकी डायरेक्शन क्या है। तो मेरी कोशिश है कि हम ये बात करें, इसको एक्सप्लोर करें और इसमें थोड़ा सा देखें कि किस तरह कोई शख्स अपनी डेस्टिनी हासिल कर सकता है या जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो डेस्टिन्ड है, वो किस तरह उसको पता लगेगा या किस तरह वो उस पहलू तक पहुंच सकता है। लेकिन आगे सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता जाएगा क्योंकि अब बाकी जो कंट्रीज हैं या दूसरे मुल्क हैं वो आप देख रहे हैं कि साइंसी टेक्नोलॉजी के लिहाज से या तरबियत के लिहाज से हमसे बहुत आगे जाते जा रहे हैं। सो हमें उनके साथ कूप करने के लिए हमें अपने बच्चों की तरबियत पे ध्यान देना होगा, जरा मुख्तलिफ ढंग से ध्यान देना होगा। मैं क्यों इस पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं जाता हूँ मुख्तलिफ घरों में, देखता हूँ मेरे काफी मरीज हैं, काफी लोग हैं जिनसे इंट्रैक्शन होता है, शोबिज में भी इंट्रैक्शन होता है। तो अब बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं रही जैसे होनी चाहिए, बल्कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों में सब्र तहम्मुल नहीं रहा। बच्चों की जो अटेंशन है या उनकी जो डायरेक्शन है वो गलत या बुराई वाली तरफ। बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा आमतौर पर सामने वाज़ा नजर आती है। आपका बच्चा किस तरह सर उठाता है, घूमता है, चलता है, दौड़ता है, ये आपको वाज़ा नजर आ सकता है। लेकिन इसमें भी बच्चों का माहिर नफ्सियात आपके पेडिट्रिशियन के साथ मिलके, यानी कि बच्चों के डॉक्टर के साथ मिलके, कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आ रही है बच्चे की ग्रोथ में, उसमें मददगार साबित हो सकता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चों का माहिर नफ्सियात बच्चे की अगर नशोनुमा में कोई डिले आ रहा है या फिज़िकल कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है तो वो उसको वक्त से पहले उसकी शनाख्त कर लेता है और उसके इलाज की तरफ बेहतर इंतज़ाम किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का माहिर नफ्सियात आपके साथ राब्ते में रहे और आप भी बच्चे में आने वाली कोई भी जिस्मानी नशोनुमा में कोई भी गैर मामूली अलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन अपने माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। एक तो बच्चों को क्रिएटिव साइड पे लगाएं, ज़्यादा कोशिश करें कि ड्राइंग है, पोइट्री है, राइटिंग है या स्पोर्ट्स है, इस तरफ बच्चों का ध्यान दें। पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक है, साथ साथ चलेगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो उनके ब्रेन को तेज करे और उनको हेल्दी रखे, उसके ऊपर हमें काम करना होगा ताकि नेगेटिविटी की तरफ ध्यान कम से कम जाए। इल्मी नशोनुमा, हम ये जान चुके हैं कि नौज़ायदा बच्चे भी अपने माहौल से वाकिफ हैं और इसमें दिलचस्पी लेते हैं, यहाँ तक कि इनके पास इसके इजहार की ज़बान भी होती है। इल्मी नशोनुमा से मुराद बच्चे की फ़िक्री तालीम और फ़िक्र के अमल होते हैं। इसमें
इर्द गिर्द की दुनिया का मुशाहिदा और तफहीम, ज़बान सीखना, मेमोरी, फैसला साजी, मसला हल करना, बच्चे किस तरह अपने तख़ील को इस्तेमाल करते हैं, किस तरह क्रिएटिव होते हैं और बच्चे बुनियादी इस्तदलाल को किस तरह इस्तेमाल करता है, ये सब अमल किसी बच्चे की जीनियात और माहौल से मुतासिर होते हैं। ये आप इतने स्ट्रांग हो कि आप अपने आप को संभाल सकें अपना बाप बन के, और वो तभी होगा कि जब हमारी तरबियत और हमारी सोच और हमारी फिक्र बेहतर होगी। ह्यूमन ब्रेन को दोस्ती की आदत है, दोस्त अच्छे लगते हैं और दुश्मन हमेशा ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन जब आप किसी फैंटेसी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बुराई है उसका आंसर ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहा होता है। ये मेरी अपनी एक अजम्पशन है, गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। साइंटिफिकली भी कहीं ना कहीं इसके थोड़े बहुत प्रूफ मिलते हैं कि जो बुराई है वो अट्रैक्शन ज्यादा करती है। एक बाप अपने बेटे का बेहतर दोस्त बनेगा तो शायद वो मसाइल कम हो जाएंगे जिनके लिए हमारे पेरेंट्स आज फाइट कर रहे हैं। कैसे कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमसे झूठ बोलता है, हमें डॉच करता है, हमसे चीजें छुपा लेता है, दोस्तों की तरफ ज्यादा वो मतवज्जो है और वो भी गलत दोस्तों की तरफ। वो तभी होता है कि जिस चीज से आप उसको मना करते हैं और जिस चीज से उसकी सख्ती करते हैं वो उससे सिर्फ अट्रैक्ट होता है। ये नेचर ये हमारे नेचर में है कि हम जो हमें जिससे रोका जाएगा, हमें तजस्सुस जो है वो उस तरफ घसीट के। जज्बाती या माशरती नशोनुमा। जज्बाती और माशरती नशोनुमा का गहरा ताल्लुक है। जज्बाती नशोनुमा से मुराद ये होता है कि बच्चा अपने जज्बात को कैसे महसूस करता है, समझता है और उसका इजहार करता है। खौफ, खुशी, गुस्सा और गम जैसे बुनियादी जज्बात के इजहार के जरिए बहुत छोटे बच्चे में भी ये जज्बाती नशोनुमा का इजहार किया जाता है। जैसे बच्चे की नशोनुमा होती है, एतमाद, उम्मीद, जुर्म और गुरूर जैसे ज्यादा पेचीदा जज्बात उभरते हैं। जज्बाती नशोनुमा में बच्चे की हमदर्दी के जरिए दूसरे लोगों के जज्बात को महसूस करने और समझने की सलाहियत भी शामिल होती है। बहुत से बच्चों के लिए मुनासिब तरीके से जज्बात को मंज़म और इनका इजहार करना सीखना मुश्किल होता है। मौजूदा और मुस्तकबिल की जज्बाती नशोनुमा पर ज़बरदस्त असर पड़ सकता है। अगर बच्चे अपने जज्बात को जल्दी समझने की कोशिश करेंगे तो इसका उनकी जज्बाती नशोनुमा पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ सकता है। इसीलिए बच्चों के माहिर नफ्सियात आपके बच्चों की सेहतमंद मुस्बत अंदाज में इनके जज्बात को समझने और उसका इजहार करने में मदद कर सकते हैं। बच्चे को, जो बाप है, उसको ये चाहिए कि वो बच्चे को और ढंग से देखे, उसको उसका दोस्त बने और जरा क्रिएटिव साइड पे आके बच्चों को समझाना होगा कि अगर बुराई है, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं कि बुराई नहीं है तब तक जब तक क्या कहते हैं आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है। बड़े लोग हम कई ऐसे गुनाह कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वो बुराई है। किसी चीज को बुरा कहने से बेहतर है कि हम अवेयरनेस दे दें कि क्या चीज कैसे बुरी है, हम अवेयरनेस दे दें कि क्या चीज कैसे अच्छी होगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, हम कहते हैं चोरी नहीं करनी, तो हम ये नहीं बताते हैं कि यार अगर किसी के हक में कोई बात अच्छी है और वो तुम उसको जान के नहीं बता रहे कि उससे तुम्हें फायदा होगा, उसको नुकसान होगा, तो ये भी चोरी है, ये भी उसकी अमानत में खयानत है। तो पॉइंट ये है कि हमें बुराइयों के ऊपर अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तो आपने देखा होगा माहौल ही खत्म हो गया कि जब पुराने दौर में एक टीवी लाउंज होता था, उसमें टीवी होता था, इसमें दादा भी इधर ही होता था, पोता भी इधर होता था, नाना भी इधर होता था, हम भी इधर होते थे, माँ बाप भी इधर होते थे, बहन भाई भी। तो जब कोई टीवी पे चीज देख रहे होते थे, कोई बुराई होती थी या अच्छाई होती थी, तो हम डिस्कस करते थे उसको, और जब वो बुराई अच्छाई डिस्कस हो जाती थी तो वो क्लियर हो जाती थी माइंड में, कहीं ना कहीं जो भी सवालात होते थे वो क्लियर हो जाते थे कि यार ये क्यों है, कैसे है। तो हमें कभी नाने ने बता दिया, कभी दादा ने बता दिया, कभी बाप ने बता दिया, कभी बड़े भाई ने बता दिया। अब ऐसा है कि हर किसी के पास अपना टीवी है, जैसे मतलब एक सेल फोन, हर किसी के पास अपना कंप्यूटर है। हम जो भी देख रहे हैं हम उसको डिस्कस ही नहीं कर पाते, हम डिस्कस करेंगे जाके उस बंदे से जो हमारे जैसा ही दिमाग है। यानी कि हम अगर बच्चा है 18 साल का, तो जाकर अपने दोस्त से डिस्कस करें जो खुद अभी कच्चा है जहन का, वो खुद अभी उसकी डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है। बच्चों को आसाइशें जरूर दें, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर रिच हैं, आप अफोर्ड करते हैं, बच्चों को आसाइशें दें, लेकिन बच्चों को आसाइशें दिखावे के लिए मत दें। उस आसाइश का मतलब समझाएं। जो आसाइश का मतलब अगर आप समझाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को समझ आएगी कि उसको ये आसाइश दी क्यों गई है, वो उसको मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि उसको रियलाइजेशन होगी कि ये आसाइश मुझे इसलिए मिली है। और उस चीज का उसको जताएं मत, बताएं। ये फर्क होता है, जताना और बताने में बड़ा फर्क होता है। ये दोनों चीजें आपने करनी है, आपने जताना नहीं, आपने बताना है कि क्या चीज तुम्हारे लिए जरूरी है और क्यों तुम्हें दी गई है, इसका मकसद क्या है, और क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है तो क्यों नहीं है। ये चीजें आपको बतानी होंगी। मेरी कोशिश होगी कि हम लोग अब फिर वही बात करूंगा हमेशा की तरह कि नफरतों को कम करने के लिए हमें मोहब्बतों की तालीम देनी पड़ेगी और हमें नफरत, गुस्सा, इसके ऊपर भी एजुकेट करना पड़ेगा बच्चों को कि यार ये करना कैसे है भाई, ये पता हो उनको बच्चों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जज्बाती नशोनुमा माशरती तरक्की को इंतहाई आगाह करती है।
ये सच है क्योंकि जिस तरह से बच्चा अपने एहसासात को महसूस करता है, समझता है और इसका इजहार करता है, इसका बराह रास्त असर इस पर पड़ता है कि वो दूसरे लोगों के साथ बातचीत कैसे करता है। माशरती नशोनुमा इस बारे में है कि बच्चा किस तरह इक़्तिदार, आगाही और अपने आसपास के लोगों से मुतल्लिका माशरती सलाहियतों को तैयार करता है। उनके वालिदैन, हम मर्तबा, अथॉरिटी के आदादो शुमार और जानवर किसी बच्चे के इब्तदाई ताल्लुकात इनकी उम्र मुनासिब माशरती महारतों की नशोनुमा पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। इत्माद, दोस्ती, तनाज़ात के इंतज़ाम और अख्तियार का एहतराम माशरती तरक्की की मिसाल है। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. एक खत पढ़ रहा था मैं। शायद एक शख्स किसी एक बाप को उसके बेटे का हाल दे रहा था। वो खत क्या था? वो खत उस बेटे का हाल था जिसको वो बहुत पहले छोड़ के चला गया था। ऐ शख्स, तुम्हारा बेटा आज तुम्हारे बगैर उदास नहीं होता। वो खत था कि ऐ शख्स, वो बेटा तुम्हारा आज तुम्हारी ज़रूरत को महसूस नहीं करता, क्योंकि कोई है जो उसकी ज़िंदगी में वो सब मामलात संभाले हुए है। वो अपने बाप की मोहब्बत को भूलता चला जा रहा है। ऐ शख्स, तुम जब छोड़ के गए थे उस बच्चे को तो बहुत सहमा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। जब उस बच्चे की निगाह में तुम देखना चाहते थे लेकिन खुदा तुम्हें इजाज़त ना देता था। शायद तुम्हारी रूह देख रही थी लेकिन जिस्म हिम्मत ना रखता था। ऐ शख्स, तुम चाहते थे कि उसको बाहों में ले लो। यही दस्तूर है, यही कानून है कायनात का, और यही तरीका है उस कायनात को बनाने वाले का कि जब वो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी रूह को ले लेता है तो वो सिर्फ देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन थाम नहीं सकती अपने प्यारे को। ना वो बात कर सकती है, ना वो हम कलाम होती है, लेकिन वो प्यारा जो रोता चला जाता है और सहमा होता है उस दुनिया से, जिस दुनिया से तुमने हमेशा उसको डराया होता है, जिस दुनिया से तुमने हमेशा उसको बचाया होता है, जिस दुनिया से हमेशा तुमने आगाह किया होता है, वो दुनिया शायद कहीं खड़ी होती है एक बहुत वसी पहाड़ बनकर, जो उसको लगता है कि शायद ये पहाड़ मैं पार नहीं कर पाऊंगा, ये पहाड़ शायद अबूर करते करते मेरे पैर थक जाएंगे या मैं टूट कर गिर जाऊंगा। लेकिन फिर ये दस्तूर कायनात है और उस कायनात के बनाने वाले का यही तो मामला है कि वो तुमसे दूर करके भी उसको जिंदा रखता है। वो उसको जिंदगी की नई उम्मीद देता है। वो उसको उम्मीद देता है कि वो फिर से पुख्तगी की तरफ आ जाए। वो उसको उम्मीद देता है कि अभी तो बहुत जहान तुम्हारे आगे हैं, अभी तो तुम्हारे आगे कई आसमान हैं, तो तुम ज़मीन पे रुक के घबराओ मत, आओ परवाज करो और आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी उसको किसी का सहारा तो चाहिए हो, तो वो सहारा है शख्स शायद तुम्हारे बेटे को मिल गया। वो सहारा उसको बेहतर समझने लगा है। वो सहारा तुम्हारी जगह पर आकर उसको बेहतर महफूज रखे हुए है। मैं जानता हूँ कि तुम घबरा रहे हो कि शायद मैंने ज़िंदगी में अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं किया, तो अब ये कौन आ गया है कहीं से कि जिसके हवाले मैं उस प्यारी सी नन्ही सी जान को कर दूं, जिसको छोड़ते हुए मेरी रूह भी तड़प रही थी। शायद वो चाहती थी कि मैं जिस्म में कहीं से वापस आ जाऊं और उसको बताऊं कि घबराओ मत, तुम्हारा बाप अब भी जिंदा है। लेकिन अब जिंदगी कुछ और है। वो तुम्हारा बेटा जो सिसकता था, बलकता था, तुम्हारे बगैर एक पल ना रहता था, किसी और को अपना बाप कहता है, किसी और से अपने बाप की तरह लाड करता है, किसी और से कहता है
कि मुझे अब ये खिलौना चाहिए, किसी और से कहता है कि मुझे अब यूं रोना चाहिए, किसी और से कहता है कि मुझे अब यूं हंसना चाहिए, किसी और से कहता है कि मुझे अब यूं ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐ शख्स घबराओ नहीं, मैं वही हूं जिसका जिक्र सुन के तुम घबरा रहे हो, मैं वही हूं जिसका जिक्र सुनते ही तुम थोड़ा सा परेशान हो, मैं वही हूं कि जिसका जिक्र सुनते ही तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र खाई जाती है, मैं वही हूं कि जिसका जिक्र सुनते ही तुम हैरान हो कि मेरा बेटा कैसे मुझे भूल जाएगा। हाँ, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मुझे पहचानो। तुमने मुझे देखा था नन्हा सिसकता बलकता एक बच्चा, लेकिन मैं अब उसका बाप हूं। मैं हूं तो वही, लेकिन जिम्मेदारियों को समझता हूं। मैं हूं तो वही, लेकिन अब एहसास रखता हूं। जो कहता था ए माँ तो मुझे कैसे पाले, मैं वही हूं जो अपनी जिंदगी को बिखरते देख रहा था। मैं वही हूं जो आज उस जिंदगी को समेटता नजर आ रहा हूं। मैं शायद बड़ा हो गया हूं। ए शख्स, मैं कोई और शख्स नहीं। मेरे बाप, मैं तुम्हारा बेटा हूं। ए बाबा, मैं तुम्हारा लखते जिगर। ए बाबा, मत घबराना, आज मैं ही अपना बाप हूं। तुम्हारी जगह हर मुश्किल को, हर मुसीबत को अपने सीने पे बर्दाश्त करता और अपनी माँ के आगे ढाल बनता। मैं वही हूँ जिसको तुमने कमज़ोर जाना था। मैं वही हूँ जिसको तुमने बहुत छोटा जाना था। मैं वही हूँ जिसके बारे में तुम अफसुर्दा थे। मैं वही हूँ सबके दुखों को सुनता है, जो आज सबकी मुश्किलें आसान करता है। बाबा, जब आप चले गए थे तो लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मगर अब समझ आता है कि कायनात के बनाने वाले का क्या दस्तूर है। शायद वो कहता है कि कोई रहे या ना रहे, सब मंजिल को जा रहे। यहाँ जिस किसी का वजूद है उसका मकसद भी मौजूद है। ये उसकी शान है कि वो बच्चा जो छोटा नजर आता था, जो बच्चा कमजोर नजर आता था, आज वो पुख्ता है और अपने मामलात को अपने बाप की तरह देखता है। ये खत सुन के तुम रंजीदा तो हुए होगे, लेकिन संजीदा भी हुए होगे कि अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया। लेकिन मैं जितना बड़ा हो जाऊं, मैं जितना हिम्मत वाला हो जाऊं, मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ। मैं आज भी तुम्हारे आने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि अब तुम कहाँ आओगे। अब तो मैं ही आऊँगा। मेरे बाप, मैं हूँ अब आप अपना बाप। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अरबाज खान एंड इट्स अ पब्लिक मैसेज कि अपनी या अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास जाना पड़े तो उससे ये अमल ज़्यादा बेहतर और हौसला अफजा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ किसी भी कामयाब ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को आपकी जगह आपका बच्चा आपकी तरह दुनिया और हालात से लड़ेगा। सो वॉच दिस आउट। थैंक यू।